classes, that is ROE Coaching Center. Here I am Kriti ma'am and I am going to support you in your subject SS. So we were doing chapter number 1 of SS, that is Heritage of India. अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब करते करते फर्स्ट पेज पे चले जाना, that is फर्स्ट वीडियो हम जिसमें मैंने बात किया था कल्चरल हेरिटेज एज वेल एज नेचुरल हेरिटेज का. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू परफॉर्म इंडिया लैंड एंड पीपल. अब इधर हम उन शख्स के बारे में बात करने जाएंगे जो जिनसे हमारी पूरी पॉपुलेशन खड़ी हुई है आज. कभी कभी सोचो यार, इंडिया इज़ अ वास्ट एंड सेक्युलर कंट्री. देन व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्युलर कंट्री? सेक्युलर कंट्री का मतलब वो होता है कि एक ही जगह पे अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्युलर कंट्री. एंड या ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. कहीं नॉर्थ में चले जाओ तो शक्ल कहीं और मिल जाती है, यहाँ पे ईस्ट में आओ तो शक्ल और होती है, वेस्ट में जाओ तो कोई अलग दिखते हैं, साउथ में जाओ तो कोई अलग दिखते हैं. सबका पहनावा, ओढ़ावा, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड सब कुछ अलग है और यही तो हमारा इंडिया है. ओके, सो इन दिस चैप्टर हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया इतना यूनिक बना कैसे, आखिर इसके पीछे राज क्या है. तो एक मैं आपको जीके बता दूँ, जीके डैट मीन्स जनरल नॉलेज बता दूँ कि बहुत साल पहले बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से अट्रैक्ट हुए, हमारे कल्चर से अट्रैक्ट हुए और सब अलग अलग जाति प्रजाति के लोग इंडिया के अंदर आके बसने लगे और ऐसे बना हमारा इंडिया यूनिक. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इंडिया लैंड एंड पीपल. अब बच्चों, अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज की बात की है. वो आपको पता ही होगा, मैंने तब माइंड मैप बनाना सिखाया. इन दिस टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू कि इसको कैसे शॉर्ट टर्म में लर्न किया जाए और कैसे रिवाइज किया जाए. तो इस टॉपिक के लिए हम यूज़ करेंगे बनाना नोट्स. हम नोट्स बनाएंगे. अब नोट्स क्या है? नोट्स इज़ नथिंग बट छोटे छोटे पैराग्राफ्स. एक बड़ी पैराग्राफ्स को जब हम छोटी छोटी फ्रेजेस में बदल देंगे उसको हम बोलेंगे नोट्स. सो ये टॉपिक को हम लोग पूरा होल एंड सोल कवर करने वाले नोट्स से, जिससे आपको पूरा माइंड में कैप्चर हो जाए विद इन अ 1 मिनट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो एवरीवन, इंडिया लैंड एंड पीपल का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको हम बोलेंगे नेग्रिटॉइड. जैसे मीन्स ऐसा मत बोलना टीचर ने बोला, इसके लिए दिस इज़ रिटन इन टेक्स्ट बुक. ओके डियर. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ अवर नेग्रिटॉइड. नेग्रिटॉइड एक जाति का नाम है. ऐसा कहा गया है कि नेग्रिटॉइड इज़ द फर्स्ट जो इंडिया में आए थे. ये जाति के लोग इंडिया में पहले आए थे ऐसा माना जाता है, बट ऐसा नहीं है. ओके, ये टेक्स्ट बुक कह रही है, ऑफ कोर्स जो टेक्स्ट बुक कहेगी वो हमेशा सच होगी. नेग्रिटॉइड का दूसरा नाम है, अनदर नेम ऑफ नेग्रिटॉइड इज हब्सी. इनका दूसरा नाम था हब्सी. डैट मीन्स इनको बुलाया जाता था जैसे आप लोग का भी पेट नेम होगा. घर पे मम्मी कौन से नाम से बुलाते हैं, बाहर फ्रेंड्स कोई और नाम से बुलाते हैं. सिमिलरली ये नेग्रिटॉइड का जितने भी नेग्रिटॉइड्स थे उन सबको हब से बुलाया जाता था. अब देखो बच्चों, सारे के सारे टॉपिक में आपको 2 चीज़ देखने मिलेगा. एक तो उनका दूसरा नाम, या तो सेकेंड थिंग उनका फिजिकल अपीयरेंस, कि वो दिखते कैसे थे. ओके, सो आपको ये सारे टॉपिक्स में अगर बोर्ड में आ जाए तो आप 2 चीज़ मत भूलना कि उनका दूसरा नाम, उनकी खासियत, एंड थर्ड एंड लास्ट थिंग बट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ उनकी अपीयरेंस कैसी थी. ओके, सो हब्सी. और ऐसा उनको नेग्रोज भी बोला जाता था. दे आर ऑल्सो नोन टू बी नेग्रोज. सो उनके 2 नाम बुलाए जाते थे, हब्सी एंड नेग्रोज. ओके, फिर हम आगे जाएंगे कि वो अफ्रीका से आए थे वाया बलूचिस्तान. अभी वो लोग आए थे फ्रॉम अफ्रीका. वो लोग अफ्रीका से इंडिया में आए थे और वाया बलूचिस्तान. अब ये वाया क्या होता है? बहुत लोग को पता नहीं चल रहा होगा कि ये वाया क्या है. बहुत लोग बोलते हैं वाया. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. मैं यहाँ पे हूँ, दिस इज़ माई होम. अब मेरी फ्रेंड का एक इनॉग्रेशन पार्टी है जो यहाँ पे है. यहाँ पे मेरी फ्रेंड है. ओके, मुझे यहाँ से इधर तक आना है.
अब यहाँ पे एक सर्कल है, पॉइंट, एक पार्ले पॉइंट, सपोज यहाँ पे है पार्ले पॉइंट, दैट मीन्स ये बीच का रास्ता है जहाँ पे सर्कुलर पॉइंट आ रहा है। नाउ मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, मैं यहाँ से यहाँ तक आई। ओके, जब मैं अपने फ्रेंड के घर पे गई, उसने बोला कि तू किधर से आई, तो मैं बोलूँगी कि मैं अपने घर से यहाँ से होते हुए आई, और होते हुए आने को बोलते हैं हम लोग वाया। तो मैं क्या बोलूँगी, आई केम वाया पार्ले पॉइंट। मैं सपोज ये मेरा घर जो है, आई केम फ्रॉम माई होम वाया पार्ले पॉइंट, मैं पार्ले पॉइंट से होते हुए आई। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अफ्रीकन्स बलूचिस्तान में आए वाया बलूचिस्तान से। ओके, अफ्रीकन्स इंडिया में आए बलूचिस्तान से होते हुए, और ये हमें टेक्स्ट बुक में बताया गया। नाउ वी विल सी द फिजिकल अपीयरेंस। तो उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या था, फर्स्ट तो वो उनका ब्लैक कॉम्प्लेक्शन था, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन। अभी कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है स्किन का कलर या कोई भी कलर दैट इज नोन टू बी ब्लैक कॉम्प्लेक्शन। सेकेंड थिंग बताई गई है कि उनका हाइट था 4 to 5 फीट, 4 to 5 फीट मीन्स ये उनका फिजिकल, उनका हाइट जो था वो 4 to 5 फीट था। और लास्ट थिंग बताई गई है कि उनके हेयर के बारे में, उनका हेयर जो था वो कर्ली था, कर्ली हेयर। अभी कर्ली और स्ट्रेट का डिफरेंस आप सबको पता है, कर्ली मीन्स ये, स्ट्रेट मीन्स सीधा। ओके, तो उनका ये कर्ली हेयर था। ओके, सो दिस इज़ द नोट ऑफ नेग्रिटॉइड। और ऐसे ही आप सारे के सारे इंक्लूडिंग मी, मैं और आप दोनों आज मिलके ये नोट्स ऐसे ही सिमिलरली सबको शॉर्ट फॉर्म में बनाने वाले हैं। द थिंग यू जस्ट नीड इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन, इज़ योर अटेंडेंस, एंड ऑफ कोर्स योर लाइक, योर सब्सक्रिप्शन एंड एनी अदर थिंग। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट अस स्टार्ट। सेकेंड थिंग हम देखने वाले हैं वो है एस्ट्रोलॉइड। सेकेंड थिंग जो हम देखेंगे उनको हम बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉइड। एस्ट्रोलॉइड भी एक जाति है, इनका दूसरा नाम बताया गया है निषाद। इनको सब लोग दूसरे नाम से जाने जाते थे, निषाद। इनको निषाद, जो भी एस्ट्रोलॉइड के थे उन सबको निषाद भी कहा जाता है। ओके, फिर हम देख रहे हैं कि वो लोग साउथ ईस्ट एशिया से आए हैं, वो लोग इंडिया में आए हैं वाया साउथ ईस्ट एशिया। वो साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया में आए हैं, डैट मीन्स साउथ ईस्ट एशिया वाले इंडिया के अंदर भी बसे हुए हैं अभी, उनके डिसेंडेंट्स। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको एंसिस्टर्स और डिसेंडेंट्स का मतलब बताया था। एंसिस्टर्स मतलब पूर्वज, डिसेंडेंट मतलब वंश। सपोज आपके दादा और आप, ओके, आपके दादा आपके एंसिस्टर्स है और आप उनके वंश हो, उनको बोलेंगे डिसेंडेंट्स। नाउ अब हम देखेंगे कि उनको आर्यंस, निषाद जो उनका नाम है वो किसने बताया उनको आर्यंस जो एक ट्राइब है जो उनके बाद आई थी, उन्होंने इनका नाम दिया एज निषाद। जैसे आपके क्लास में भी बहुत सारे आपको फ्रेंड होंगे, जो आपके क्लोज फ्रेंड होंगे, वो आपको कोई और नाम देते होंगे। सिमिलरली जो आर्यंस ट्राइब्स थे जो एस्ट्रोलॉइड के बाद आए, उन्होंने इनको नाम दिया निषाद। सो ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, सो एवरीवन बी केयरफुल। और ये आपको 1 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही बचा सकता है। अगर आप नोट्स क्लियरली बनाओ तो प्रेजेंटेशन इज़ मस्ट डियर। नाउ उनके जितने भी ट्राइब्स अभी आप देखोगे तो वो सारे ट्राइब्स आपको मिलेंगे कोल, मुंडा, खासी एंड अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे आप जाओ तो आपको उनके जैसे पूरी फिजिकल फीचर्स मिल जाएंगे, मतलब उनके वंश आपको ये सारी जगह पे मिल जाएंगे। कहाँ पे? कोल, मुंडा, खासी एंड अंडमान एंड निकोबार। ओके, अनदर थिंग हम देखेंगे कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही। तो उनके पास बहुत सारी स्किल्स थी, वो लोग स्किलफुल थे, बहुत सारी उनके पास टैलेंट्स थी और ऐसे उन्होंने हमारे इंडिया को बहुत डेवलप किया है। ओके, तो दिस इज़ द 4th पॉइंट।
और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वो और कौन से कंट्रीब्यूशंस करते थे। तो उनके कंट्रीब्यूशन था, वो लोग रिलीजियस में बहुत बिलीव करते थे, वो लोग बहुत रिलीजियस थे, भगवान पे उनका बहुत बिलीव होता था। ओके और ऐसे ही हमारा एस्ट्रोलॉइड का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू सी अबाउट ड्रेविडियंस। ड्रेविडियंस हमारा ये टॉपिक का थर्ड टॉपिक है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आप सब अभी बहुत लोग को साउथ मूवी पसंद होगी, राइट? जिन लोगों को भी साउथ मूवीज़ पसंद है तो वो लोग ऑफ कोर्स ड्रेविडियन कल्चर के भी फ़ैन होंगे, बिकॉज ड्रेविडियंस आर नथिंग बट साउथ इंडियन लोग। जितने भी साउथ इंडियन लोग को आप देखोगे वो कुछ नहीं बट ड्रेविडियन के ही वंश है। और वंश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑफ कोर्स डिसेंडेंट्स। ओके ड्रेविडियन का अब अगर हम देखा जाए तो वो लोग स्टोन एज सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। मीन्स वो लोग पहले से ही इंडिया में है, ये हमारा कह रहा है टेक्स्ट बुक। हकीकत क्या है वो किसी को नहीं पता है, बट अपना जो टेक्स्ट बुक बोलेगा वही 10th स्टैंडर्ड में राइट होगा। ओके तो अगर बोर्ड में कैसे भी अच्छे मार्क्स लाना है तो यू हैव टू बिलीव फर्स्ट इन टेक्स्ट बुक देन इन अदर्स। ओके ये स्टोन एज सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। ड्रेविडियंस की बात की जाए तो ये ज़्यादा तो कुछ नहीं है बट साउथ इंडियन जो अभी हम देखते हैं, पहले वो साउथ इंडिया में नहीं थे बट जस्ट बिकॉज ऑफ आर्यंस के आते ही इनको भागना पड़ा इन साउथ इंडिया। अभी आर्यंस ने ऐसा क्या किया, एक्चुअली ये सब जो थे वो थे धार्मिक रिलीजियस पर्सन थे ये सब। इन लोग की एक अलग ही अपनी रीति रिवाज होती थी, बट जैसे ही आर्यंस आए, आर्यंस बहुत क्रूअल थे। उन्होंने क्या किया, ड्रेविडियंस पे राज चलाने लगे जिससे इंटरकास्ट मैरिजेज होने लगी जो इनके जात पात के खिलाफ था। इसके लिए उनको कुछ ना करके सीधे नीचे की तरफ डेट मीन साउथ इंडिया में भागना पड़ा। और इसके लिए आप जो देखते हो डेट इज़ तमिलनाडु, ये सारी कंट्रीज़ जो स्टेट्स आप देखते हो साउथ इंडिया में वो सब किसके डिसेंडेंट्स हैं? सबके सब ड्रेविडियंस के ही डिसेंडेंट्स हैं। ओके और कुछ एक्स्ट्रा मैं ड्रेविडियंस के बारे में बताऊं आपको तो उनकी जो रीति रिवाज है वो सीरियसली बहुत फैसिनेटिंग है। वो हमेशा रंगोलीज बनाते हैं, ये जैसे हमारा नॉर्मल रिवाज होता है कि हम जैसे हमेशा नहाते हैं, वो उनका एक अलग ही रिवाज होता है। वो नहा के पूजा करके फिर रंगोली निकालते हैं घर के बाहर। बहुत ही फैसिनेटिंग गाइज, डू विजिट टू साउथ इंडिया अगर चाहो तो। इसके लिए पहले 10th पास कर दो। ओके ये था हमारा ड्रेविडियंस ने बहुत सारी हमें डेवलपमेंट दी है। इंडिया को डेवलप करने में उनका सबसे बड़ा हाथ था ड्रेविडियंस का। ड्रेविडियंस बहुत इम्पॉर्टेंट आई थिंक टॉपिक है, ड्रेविडियंस एंड आर्यंस। दिस टू टॉपिक्स आर रियली वेरी मेन बिकॉज इनका डिफ्रेंशिएशन भी बोर्ड के टाइम पे आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अगर ड्रेविडियन के बारे में बताया जाए तो इनका जो कल्चर है वो मैट्रिआर्चल सिस्टम ये लोग अप्लाई करते थे। अब ये मैट्रिआर्चल सिस्टम है क्या? बहुत लोग ने सुना होगा कि पति कितना भी कुछ कर ले, चलना तो बीवी का ही होता है घर पे। सिमिलरली ये ड्रेविडियंस का भी यही कल्चर होता था। डियर क्या होता था वहाँ पे, जो भी कुछ कहेगा, जो भी कुछ मंत्री होगा घर का वो उनकी कुछ नहीं होगी बट माट्री होगी। माट्री का मतलब होता है मदर। डेट मीन्स जो उधर के घर की मॉम होगी वही डिसाइड करेगी कि क्या घर में होना है और क्या नहीं होना है। इसके लिए उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट निकाला था जो है मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड, जिससे शिवा पार्वती का सिस्टम निकला। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरी माँ पार्वती जैसे, मेरे पापा शिवजी जैसे। ये कॉन्सेप्ट ड्रेविडियंस ने ही निकाला है, क्योंकि ड्रेविडियंस ने ये हमें बताया कि फादर भगवान है और हमारी मदर देवी है। उससे कॉन्सेप्ट निकला शिवा पार्वती का। ओके तो अब सच में भगवान होते हैं या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज दिस इज़ एसेस। स्टडीज़ के टाइम पे हम रिलीजन पे बिलीव डोंट थिंक सो कर सकते हैं, बट जिनको बिलीव है उनका हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स अप टू यू बच्चास। पार्वती और महादेव जो शिवजी का कॉन्सेप्ट है वो कोई नहीं बट ड्रेविडियंस ने ही निकाला था, और ये कॉन्सेप्ट था ड्रेविडियन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू सी मंगोलॉइड। बहुत अजीब सा नाम लग रहा है ना, मंगोलॉइड। एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे 10th स्टैंडर्ड में
उनको थोड़ा इतने सारे नाम थोड़े अजीब अजीब ही लग रहे होंगे, बट या ये सब साइंटिफिक नेम है तो थोड़ा अजीब लगेगा ही। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू सी इज मोंगोलॉइड। आप सबने चाइना को पहचानते ही होंगे सब, कैसे मीन्स सबके आईज आमंड शेप्ड होती है, सब बहुत ही उनका स्किन टोन बहुत ग्लो करता है, बहुत क्यूट से दिखते हैं, तो वो और कोई नहीं है, वो मोंगोलॉइड ही है। आप सबने इंडिया में भी देखा होगा, इंडिया के अंदर आसाम, सिक्किम, मणिपुर, ये सब आपने जो देखा होगा, आपको लगता होगा ये सब की भी आइस थोड़ी, जो देसी लैंग्वेज में बोलते चीनी है, चीनी, तो वो चीनी और कोई नहीं है, वो चीनी यही मोंगोलॉइड है जो चाइना से आया था वाया तिब्बत। सॉरी एवरीवन, ये सब आए थे चाइना से वाया तिब्बत। ओके, अब वाया का मतलब क्या होता है मैंने आप सबको पहले ही बता दे, होते हुए, तो तिब्बत से होते हुए ये लोग इंडिया के अंदर आए, और ये लोग कौन थे? ऑफ कोर्स चाइनीज़ पीपल ही थे। इनकी फिजिकल कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात की जाए तो इन लोग का पूरा कॉम्प्लेक्शन जो कलर था वो था येलो। अब क्योंकि ये सब का फेस कॉम्प्लेक्शन मतलब फेस का जो टोन था, स्किन का टोन था, स्किन का जो कलर था वो येलो था, इनको कलर की वजह से कुछ और नाम दिया गया था और वो नाम था किरात। इनको अदर नेम से जाना जाता है, किरात नेम से मोंगोलॉइड्स को। दिस इज मस्ट डियर, आपको अदर नेम जानना पड़ेगा, ये मोंगोलॉइड को किरात भी बुलाते थे। ओके, फिर हम अदर ट्राइब्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम मोंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड, थ्री कल्चर के बारे में देखेंगे। जो लोग भी गुजरात, महाराष्ट्र इन सब में बिलोंग करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जिन लोग को भी अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड को देखना है वो कहीं मत जाओ, बस शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ। ओके, और देख लो आप जो हो, जो वेस्टर्न जो कंट्री में बिलोंग कर रहा है वो ही अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड है, क्योंकि अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड जितने भी सब थे, सबका सेम फिजिकल अपीयरेंस थे, सब हमारे जैसे ही थे, और सब के सब वेस्टर्न कंट्रीज़ में आके बैठ गए, जो कोई नहीं बट गुजरात, हरियाणवी, महाराष्ट्र, ये सब में आके बैठ गए। तो अदर ट्राइब्स में आपको ये मिलेगा। फिर हम बात करेंगे आर्यंस के बारे में, जो हमारा अभी का लास्ट टॉपिक है। अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड का मैंने नोट्स नहीं लिखा बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लाइन्स, उसमें मेरे को ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नोट्स, IMP नोट्स नहीं दिखे। और आप याद रखना कि वो वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करते हैं और उनका फिजिकल अपीयरेंस सेम टू सेम हमारे जैसा था। अब आता है आर्यंस। अब मैं आपको जैसे पहले से ही बता रही हूँ, 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर जो हर साल बोर्ड में आते हैं और इस साल भी मे भी आ सकता है। फर्स्ट आर्यंस, सेकेंड द्रविडियंस। इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का डेफिनेशन, इन दोनों का परिभाषा आते हैं। ओके, सो इट इज़ मस्ट टू लर्न इट क्लियरली। अभी आर्यंस की बात करें तो ये लोग थे नेचुरल लवर। अब क्योंकि ये नेचुरल लवर थे, इन्होंने निकाले थे हाइम्स। हाइम्स का मतलब इज़ नथिंग बट पूजा करने का वे, उनको पूजा कैसे किया जाए उन सब का वे, आरती, थाल, ये सब उन्होंने निकाला था। और ये पूरा का पूरा हाइम्स था नेचर पे। अब नेचर में क्या आ सकता है? सन, मून, विंड, ट्री, नेचर, ये सब नेचर पे आ जाएगा। ओके, तो ये जो आर्यंस थे वो क्योंकि नेचुरल लवर थे, ये मानते थे कि अगर नेचर नहीं होगा तो हम ह्यूमन भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो एकदम सही थे। उनका जो नेचर था, अब वो वाला नेचर नहीं, अंदर का बिहेवियर वो थोड़ा सा क्रूअल था। ओके, फिर हम देखेंगे कि उनकी जो कंटेम्परेरी, वो तब के टाइम पे बहुत ही क्रूअल, कंटेम्परेरी ट्राइब्स का मतलब इनके टाइम पे जितने भी ट्राइब्स थे उन सब के बराबर वो सबसे ज़्यादा बड़े थे।
ओके उनकी सामना कोई कर नहीं सकता था, इसी के लिए तो द्रविडियंस भाग गए थे, क्योंकि वो आर्यंस का सामना करना इम्पॉसिबल था। ओके उन्हीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकला था आर्यव्रता। आप सबने बहुत सुना होगा आर्यव्रता, आर्यवर्ष। ओके आर्यव्रता उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था, जिसमें उनका आर्यव्रता का कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी जगह पे आर्यंस की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा दिखेगी, उनको वो प्लेस का नाम अपने आप हो जाएगा आर्यव्रता। और फर्स्ट चीज़ देखा गया था आर्यव्रता का वो था बिहार से लेके विंध्याचल तक। और फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला था वो था विंध्याचल और बिहार तक। तो सोचो बिहार और विंध्याचल तक पूरे के पूरे आर्यंस भरे हुए थे, और वो पूरी लैंड को दे दिया गया नाम आर्यव्रता, और आर्यव्रता से जाने जाते थे ये लोग। आपको पता चल ही गया होगा कि आर्यंस तब के टाइम पे कितने पॉपुलर थे, और अभी भी है। अभी भी हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो हिंदू और कोई नहीं बचा, आर्यंस ही है। ओके सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हो कि नोट्स ऐसा शॉर्ट सिंप्लीफाई बना सको तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट एक्सप्लेनेशन है। अभी बस हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या हेल्प किया। ओके सो आई एम रबिंग द टॉपिक, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एवरीवन। अगर ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को एक बार रिकैप चाहिए होता है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखो, बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन, एक्सप्लेनेशन चलता जाएगा, बट द थिंग इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन, इट डिपेंड्स। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा सो आपको समझ कुछ नहीं आएगा, और अगर आपको ऐसा होगा कि यस यस वी आर गोइंग वेल, मुझे सब समझ आ रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है, तो आपको सीरियसली सब समझ आ जाएगा। ओके नाउ वी विल सी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। नाउ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को बचाए रखना। आपकी मम्मी बहुत साल से अचार बचाए रखते एक जार में, उसको बोलते हैं अचार को प्रिजर्व करके रखना, प्रिजर्विंग द पिकल्स। एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब कुछ नहीं कि कोई भी चीज़ को बचाए रखना, पर प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में डिफरेंस तो है बच्चों। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बचाए रखना, और कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाने के साथ साथ उसको वैसे ही मेंटेन करके रखना। तो कंजर्वेशन की जब भी बात करें तो मेंटेन वर्ड याद रखना। ओके अभी मैं आपको एक चीज़, एक खासियत बता दूं मेरी, जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, मेरा ये मानना है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टॉपिक का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो समझना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको टॉपिक का मतलब समझा रही हूँ। सो प्रिजर्वेशन मतलब बचाए रखना, एंड कंजर्वेशन मतलब बचाने के साथ साथ उसकी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी मेंटेन रखना। नाउ इसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट ने एक्चुअली हमारे हेरिटेज को बचाने के लिए किया क्या है, गवर्नमेंट ने क्या हाथ दिया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन निकाली है जिसमें हमारी हेरिटेज को बचाव करने को कहा है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आप सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको क्रिएट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, और क्योंकि वो हाथ से खुद लिखा गया है इसके लिए उसको रिटन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। आप सोचोगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है, तो सपोज़ आपने एसएस की टेक्स्ट बुक देख लो, जैसे ये टेक्स्ट बुक वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन। टेक्स्ट बुक में आपको चैप्टर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स है, आर्टिकल्स है, रूल्स और रेगुलेशंस है। ओके सो नाउ वी विल सी कि आर्टिकल 51A में, अब ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल 51 के A में, उसके अंदर 6, 7 एंड 9, 6, 7 एंड 9 हमें बताता है, मीन्स आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के अंदर 6, 7 और 9 में हमें रूल्स और रेगुलेशन बताई गई है कि आखिर हम हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व और कंजर्व करके रखें। 6 में, इनमें सब में ऐसा लिखा है कि फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड द प्रॉस्परस कल्चर,
प्रॉस्परस जो कल्चर है हमारी उसको अंडरस्टूड करो। ओके, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप चाहो तो टेक्स्ट बुक रिफर कर सकते हो। मीन्स ये बताई गई कि किन किन लोग को कदर नहीं होती है, इज्जत नहीं होती, कि क्या है ये तो हेरिटेज है अपना, अपने पापा मम्मी ने दिया है, संभाल लेंगे, अपना ही है। तो ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, उसको समझना है कि इसकी खासियत है क्या, इसका इम्पोर्टेंस है क्या, और तब उसको प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना है। सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ को बचाना है। अब जैसे आपने नेचुरल हेरिटेज याद करो, जो प्रीवियस वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेचुरल हेरिटेज में वाइल्ड लाइफ आता है। वाइल्ड लाइफ भी एक हेरिटेज का पार्ट है, तो उसको हैरास मत करो, हैरास मत करो, उनको समझो, उनको मर्सी दिखाओ। मर्सी का मतलब होता है दया दिखाना। आप सबने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, बाय बादशाह, हैव अ मर्सी ऑन मी। तो मर्सी का मतलब दया दिखाना, तो बादशाह पे मत दिखाओ, इन एनिमल्स पे दिखाओ। ओके, और मैंने अभी भी मैं हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ एनिमल्स को हैरास करने से क्या होगा बच्चों, समझो उनको भी ज़रा, उनकी भी अलग लाइफ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें यही कहती है कि समझो उनको, उनकी भी एक लाइफ है, डोंट हैरास देम, उनको समझना है। थर्ड थिंग हमने देखा था वो था हमारा जनरल पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के। बहुत लोग होती है कि पब्लिक लोग फाइट करने लगते हैं, पब्लिक लोग में यूनिटी ही नहीं होती है, यूनिटी से ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। और अपना इंडिया किस चीज़ के लिए जाना जाता है, अपना इंडिया जाना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। ओके, और ऐसा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि लोग बहुत अलग है लेकिन तब भी उनकी एकता सेम है, उन लोग में यूनिटी बहुत है। बट ऐसा हर बार नहीं होता है, बहुत लोग रायट्स करते हैं। रायट्स का मतलब आप सब ने देखा होगा, सब जंग में जाके पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ डालते हैं। तो वो सब नहीं करना है, क्योंकि उन सब से कुछ नहीं होगा, बट हमारा ओवरऑल हेरिटेज पे अफेक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज़ इन अवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ हेरिटेज ऑफ इंडिया। और इसमें बस इतना ही है। मैं बस ये कहना चाहूँगी बच्चों कि मैंने आपको आपके लिए अपना 100% दिया है। इफ़ यू वांट टू शो मी योर 100% देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग समथिंग तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। एंड डोंट रिमेंबर माई नेम इज़ कृति मैम, एंड आई विल सपोर्ट यू इन एवरी चैप्टर ऑफ योर एसेस। एंड आई होप कि मेरी वजह से आपको कैसे लर्न किया जाए, कैसे टेक्निक यूज़ की जाए, वो आपको ट्रबल नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक देन यू कैन। ओके, सो एंड दिस इज़ for our chapter number 1. If you liked, then please like the video, and yeah, thank you so much.